हेलो गाइस, नमस्कार। आपका पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं C4 चक्र या C4 पाथवे। देखिए, C4 चक्र के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग के अंदर आता है कि इसे C4 चक्र क्यों कहा जाता है। तो C4 चक्र कहने का कारण यह है कि इस चक्र के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। इस कारण इसे C4 चक्र कहा जाता है। इससे पहले हमने C3 चक्र के बारे में बात की थी। उसमें भी जो प्रथम स्थायी उत्पाद है उसमें 3 कार्बन थे, इसलिए उसको C3 चक्र कहा गया। यहाँ पर प्रथम स्थायी उत्पाद के अंदर 4 कार्बन है, इसलिए इसे C4 चक्र कहा जाता है। अब 4 कार्बन वाला वो पदार्थ कौन सा है? तो उसका नाम है OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। इसमें 4 कार्बन होते हैं, इस कारण इसे C4 चक्र कहा जाता है। इसके खोजकर्ता 2 वैज्ञानिक हैं, हैच और स्लैक इनके खोज करता है, इसलिए इसे हैच स्लैक चक्र भी कहा जाता है। इसे DCA चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डाई कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक जो क्रियात्मक समूह होता है वो इसके अंदर 2 पाए जाते हैं, इसलिए इसे DCA चक्र भी कहा जाता है। C4 प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें C4 चक्र पाया जाता है उनको C4 प्लांट कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनमें C4 चक्र पाया जाता है उनको C4 प्लांट या C4 पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो यहाँ इसके उदाहरण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मोनोकोट जो है, एक बीजपत्री पादप कौन से हैं? तो एक बीजपत्री पादप मक्का, बाजरा और गन्ना, ये 3 ऐसे पादप है जिसमें C4 चक्र पाया जाता है। डाइकोट या द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो यूफोर्बिया और एमेरेंथस, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें C4 चक्र पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है, क्या इनमें C3 चक्र नहीं पाया जाता? क्या इनमें C3 चक्र नहीं पाया जाता? तो इसका उत्तर ये है कि जिन पादपों के अंदर C4 चक्र पाया जाता है उन पादपों में भी C3 चक्र पाया जाता है। मतलब C4 चक्र पाया जाता है, इसका मतलब उसमें C3 भी इंक्लूड है। तो इसमें C3 और C4 दोनों चक्र पाए जाते हैं। अब ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें C4 चक्र पाया जाता है उसमें जो पत्ती की जो आंतरिक संरचना है उसमें विशिष्ट प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, और ये जो विशिष्ट प्रकार की एनाटॉमी होती है इसको क्रेंजी एनाटॉमी कहा जाता है। क्रेंज या क्रेंजी एनाटॉमी कहा जाता है। क्रेंज को हिंदी में कहते हैं छल्ला, हिंदी में कहा जाता है इसको छल्ला, मतलब छल्लेदार एनाटॉमी पाई जाती है। अब ऐसे जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों के अंदर पर्ण मध्योतक के अंदर जो खंभ ऊतक और जो स्पंजी ऊतक होता है इसमें स्पष्ट विभेदन नहीं पाया जाता। सामान्यतः हम पत्ती की संरचना की बात करते हैं तो खंभ ऊतक पाया जाता है, स्पंजी ऊतक पाया जाता है, ये बातें हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा जो ऊतक होता है इसमें कोई स्पष्ट विभेदन नहीं होता। इसके अलावा जो विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है या जो विशिष्ट प्रकार की जो एनाटॉमी होती है उसमें ये होता है कि पर्ण मध्योतक के अंदर जो सावन बंडल पाए जाते हैं, सावन बंडल के चारों ओर बंडल शीथ या पूलाछद कोशिकाएं पाई जाती है। सावन बंडल के चारों ओर पूलाछद कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो कोशिकाएं होती है ये मिलकर एक छल्ले का निर्माण करती है, और छल्ले वाली कोशिकाओं के कारण ही ये क्रेंजी एनाटॉमी कहा जाता है, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 भाग हो गए। एक तो जो पत्ती है, पत्ती का मीजोफिल हो गया, पर्ण मध्योतक हो गया, मतलब मीजोफिल हो गया। दूसरा जो बंडल शीथ है, पूलाछद कोशिका है, उसके अंदर जो सावन मंडल है, जो सावन पूल है, वो भाग अलग हो गया। तो यहाँ पर 2 प्रकार के या 2 भाग हो गए। पहले बात करते हैं पर्ण मध्योतक। तो पर्ण मध्योतक के अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्को। क्या नाम है? पेप्को। और यहीं पर C4 चक्र चलता है। C4 चक्र कहाँ पर चलेगा? पर्ण मध्योतक के अंदर चलेगा। ऐसे देखा जाए तो C4 चक्र का काम क्या है? C4 चक्र का काम यह है कि यह चक्र कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेगा, रंध्र से लेगा, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसके अणु को बांधकर
अंदर जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं, पूलाछद कोशिका है, उसमें ले जाकर छोड़ देना कि लो भाई आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये प्योर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है और आप C3 चक्र चलाइए। तो ये जो पर्णमध्योतक है यहां पर C4 चक्र चलता है। C4 चक्र चलने का मतलब है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को बांधना, उसको बांधकर प्योरली कार्बन डाइऑक्साइड को इस बंडल आच्छद या पूलाछद जो कोशिका है उसके अंदर ले जाकर डालना या उनको देना, ताकि फायदा क्या हो, ताकि फायदा ये हो कि इस पूलाछद कोशिकाओं के अंदर केवल और केवल C3 चक्र चल सके, C3 चक्र निर्बाध रूप से चल सके। पहले हमने ये बात की थी कि जो C3 चक्र चलता है उसमें रूबिस्को एंजाइम चाहिए, तो बंडल आच्छद की जो कोशिकाएं होती है उसमें रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, जबकि पर्णमध्योतक के अंदर पेप्को एंजाइम पाया जाता है। अब यहां पर जो ये पेप्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेज के रूप में ही काम करेगा, जबकि जो रूबिस्को होता है ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों रूप में काम कर सकता है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो पूलाछद की कोशिका है, इन कोशिकाओं के अंदर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनको उपलब्ध करवा दी जाती है, तो यहां पर आसपास में ऑक्सीजन नहीं होती। इस वजह से ऐसे जो पौधे होते हैं इनमें प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं हो पाती, और प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं हो पाती इसका मतलब ऐसे जो पौधे होते हैं इनमें निर्बाध रूप से कंटिन्यूअस ग्लूकोज का निर्माण होता रहता है। मतलब ऐसे पौधों के अंदर उत्पादन अधिक होता है। तो उत्पादन अधिक होने का कारण क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं इन पादपों के अंदर उत्पादन अधिक होता है। इसका रीजन क्या है कि इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता, इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब प्रकाश श्वसन नहीं होने का कारण क्या है, नहीं होने का कारण यह है कि रूबिस्को जो एंजाइम है यह केवल कार्बोक्सिलेज के रूप में ही काम करेगा। अब ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में ही काम क्यों करेगा, क्योंकि इसके आसपास में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। अब यहां पर ऑक्सीजन क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड किसने अवेलेबल करवाई, किसने C4 चक्र ने उपलब्ध करवाई। C4 चक्र ने केवल कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, अपने साथ बांधकर इसके अंदर लाके छोड़ दिया, इसलिए यहां पर प्रकाश शोषण नहीं होता है, और प्रकाश शोषण नहीं होगा तो उत्पादन भी अधिक होता है। मतलब जो प्रोसेस चलनी है वो निर्बाध रूप से, मतलब बीच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और जो ग्लूकोज का निर्माण करना होता है प्योरली वह काम चलता रहता है या ग्लूकोज का निर्माण होता रहता है। तो ये दो एंजाइम हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर C3 चक्र और C4 चक्र, C3 पौधे और C4 पौधे, इसमें यदि हम अंतर लिखना चाहें तो इस हिसाब से हम इनमें अंतर लिख सकते हैं। अब यहां पर छोटा सवाल बन जाए, C4 पौधों में पर्णमध्योतक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्को एंजाइम पाया जाता है। पर्णमध्योतक में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो कौन सा होगा, रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। तो रूबिस्को एंजाइम कहां पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम पूलाछद या बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा देखो ये चीज समझने की है, C4 पौधों के अंदर C4 चक्र भी चलता है और C3 चक्र भी चलता है, लेकिन C3 जो पौधे होते हैं उसमें केवल और केवल C3 चक्र चलेगा। क्लियर है मामला। अब जिस तरह से C3 चक्र के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है वो था RUBP, 5 कार्बन वाला RUBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राथमिक ग्राही है वो है PEP। ये सभी C3 और C4 पौधों में अंतर भी साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही कौन सा है, PEP। पूरा नाम क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अब इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें कार्बन होते हैं 4। अब इसमें कार्बन होते हैं 3। अब 3 कार्बन ये
3 कार्बन ये, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, 3 कार्बन ये, और पर्ण मध्योतक जो है, पर्ण मध्योतक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और जुड़ जाएगा। जब एक अणु और जुड़ जाएगा तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, 4 कार्बन वाला पदार्थ बन जाएगा। ये कोशिका है पर्ण मध्योतक, ये पर्ण मध्योतक कोशिका है। इस तरह से ये पर्ण मध्योतक है, और इसके साथ में संलग्न या जुड़ी हुई जो कोशिका है ये है बंडल शीथ कोशिका। यह है पर्ण मध्योतक, और यह है पूलाच्छद। सर्वप्रथम देखो, ये बीच में 2 कोशिका आपस में जुड़ी हुई है जीव द्रव्य तंतु के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा। यहां पर ये PEP, जिसमें कितने कार्बन हैं? 3। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या नाम है इसका? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कार्बन कितने हैं? 3। पर्ण मध्योतक जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बार वायुमंडल से आता है और इसके साथ जुड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु पर्यावरण से आता है रंध्र के द्वारा, और इस PEP के साथ में जुड़ जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में जुड़ जाता है। यह जो क्रिया होती है इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलीकरण। अब यहां पर जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्को, PEPCO, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जो आधारीय पदार्थ है इसके अकॉर्डिंग एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का योग हुआ, इसको कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। अब इससे जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो बन जाता है OAA। क्या बन गया? OAA। अब इसमें कितने कार्बन हैं? 4। अब इसमें 4 कार्बन होने के कारण इसे C4 चक्र कहा जाता है। यहां लिखना है C4 चक्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद में कितने कार्बन हैं? 4, इसलिए इसे C4 चक्र कहा जाता है। अब ये जो OAA है ये ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है पूलाच्छद कोशिकाओं के अंदर। ये OAA जिसमें कितने कार्बन हैं? 4। अब यहां पर विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी प्रक्रिया होगी? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल जाता है। ये CO2 का अणु यहां पर बाहर निकल गया, और यहां पर 3 कार्बन वाला PEP इसका पुनः निर्माण हो जाता है। कितने कार्बन हैं? 3, और ये 3 कार्बन वाला PEP पुनः पर्ण मध्योतक के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अब इस तरह से इस चक्र के अंदर ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको इसके साथ बांधा और बंधित रूप में लाकर जहां जरूरत है, जहां पर C3 चक्र चलना है वहां लाकर इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। अब यहां पर कौन सा चक्र चलेगा? C3 चक्र। अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण
प्रकाश शोषण होने की संभावना 0 हो गई। अब यहाँ पर प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होगी, निर्बाध रूप से कंटिन्यूअस जो C3 चक्र है वो चलता रहेगा। ऐसे पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड C4 चक्र के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करके और इन कोशिकाओं को दे दी जाएगी ताकि इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो। इससे अब किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होने के कारण इन पौधों के अंदर उत्पादन अधिक होता है। तो अधिक उत्पादन का कारण उत्पादन अधिक होता है। अब उत्पादन अधिक कितना? 30 से 40%, 30 से 40% उत्पादन अधिक होता है। अब यहां पर C3 चक्र चलेगा तो यहां पर कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम यहां पर C3 चक्र के दौरान काम आएगा, या रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर C3 चक्र कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेप्को है वो पेप्को कहां पर पाया जाता है? पेप्को एंजाइम पाया जाता है पर्ण मध्योतक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि प्रश्न बनता है तो ये दो एंजाइम्स को लेकर बनेगा। तो पेप्को एंजाइम कहां पाया जाता है? पर्ण मध्योतक में। रूबिस्को एंजाइम कहां पर पाया जाता है? रूबिस्को एंजाइम बंडल शीत कोशिका के अंदर या पूलाछद कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पेप्को जो एंजाइम है, पेप्को एंजाइम C4 चक्र के दौरान काम करता है, जबकि रूबिस्को एंजाइम है वो C3 चक्र में काम आता है। इस प्रकार ये जो C4 चक्र है इसके द्वारा प्रकाश शोषण की जो क्रिया होती है उसको कम किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। और जब ये क्रिया नहीं होगी, ये क्रिया जब नहीं होगी तो ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाता है। तो 30 से 40% तक उत्पादन इसमें अधिक होता है। अब उत्पादन अधिक होने का कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें प्रकाश शोषण नहीं होता, प्रकाश शोषण नहीं होता है। अब प्रकाश शोषण का मतलब है, प्रकाश शोषण को हम C2 चक्र भी कहते हैं, इसमें है वो C2 चक्र नहीं होता। C2 चक्र को हम ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं। ये चक्र इसमें नहीं होगा। जब ये चक्र नहीं होता है तो इसमें उत्पादन बढ़ जाता है या उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा ये जो पौधे होते हैं C4 जो पौधे होते हैं, ये पौधे अधिक तापमान पर, तापमान यदि ज़्यादा भी होता है तो वहाँ पर भी ये अच्छे से काम करते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं और उत्पादन अधिक देने का कार्य करते हैं। इस तरह से जो C3 पौधे हैं, C3 पौधों से C4 पौधे अधिक उत्पादन देने के साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर अधिक योग्य भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिक ताप को सहन करने के बावजूद भी उत्पादन अधिक देते हैं। तो इस तरह से ये C4 चक्र हुआ। अब परीक्षा के अंदर सवाल, यदि छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं तो सब क्लियर हो गए, लेकिन यदि बड़ा सवाल पूछा जाता है तो C4 चक्र अपने आप में बड़ा सवाल है, C3 चक्र भी अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा प्लस अच्छा सवाल है C3 चक्र और C4 चक्र में अंतर लिखिए। C3 चक्र और C4 चक्र में अंतर लिखिए, ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर C3 और C4 दोनों जो चक्र है, इन दोनों चक्र का सारांश रूप आ जाता है। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा बनता है। छोटे बड़े सवाल हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।